हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट के लिए हिंदी पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख या समय आदि को खोजना है। वैश्विक अवबोधन, स्थानीय अवबोधन, निष्कर्ष निकालना या फिर पाठ्य वस्तु का निर्वाचन। तो आपको बताना है इनमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को खोजना है स्थानीय अवबोधन यानी कि लोकल कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि ये पाठ के छोटे छोटे हिस्सों को समझने और याद रखने से जुड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वैश्विक अवबोधन क्या होता है, तो आपको याद रखना है पूरे पाठ का मुख्य विचार या केंद्रीय संदेश समझना। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुएं यानी कि रियल ऑब्जेक्ट का उपयोग करती हैं, क्योंकि ये शब्दों की सही वर्तनी के शिक्षण में मदद करता है। ये शब्द भंडार का शिक्षण केवल वास्तविक वस्तुओं से ही कर सकते हैं। छोटे बच्चे अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं होते हैं। या फिर ये शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है जो वे अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है जो वे अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं, क्योंकि इससे बच्चे शब्द और वस्तु के बीच सीधा संबंध जोड़ पाते हैं। वे वही वस्तुएं अपने वास्तविक जीवन में देखते और प्रयोग करते हैं, जिससे शब्द का जो अर्थ होता है वो स्पष्ट होता है। ठीक है, और सीखना रोचक और स्थायी बनता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है, एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती हैं। वे का अभ्यास कर रही हैं। आपको बताना है वे किसका अभ्यास कर रही हैं, विस्तृत पठन, गहन पठन, जिज्ञासा पठन या साथी पठन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, विस्तृत पठन या विस्तार से पठन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। विस्तृत रूप से पढ़ना ही विस्तृत पठन कहलाता है। जब शिक्षार्थी विषय वस्तु को पूर्णतः समझने के लिए थोड़ा तेज गति से ज़्यादा पाठ्य सामग्री या पाठों को पढ़ता है तो उसे विस्तृत पठन कहते हैं। गहन पठन किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है किसी पाठ को गहराई से समझने के लिए किया गया पठन गहन पठन कहलाता है। और साथी पठन, जब हम किसी के साथ मिलकर पढ़ते हैं तो उसे साथी पठन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, विस्तृत पठन। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा है, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे, कहानी, नाटक, डायरी या निबंध? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, पहली कक्षा की हम हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे ज़्यादा जो महत्व देंगे वो कहानी विधा को देंगे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो कहानियाँ होती हैं वो छोटे बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, जिससे वे भाषा से जुड़ते हैं। ठीक है, कहानियाँ बच्चों में सुनने, बोलने, कल्पना करने और तार्किक क्षमता के साथ साथ भाषा सीखने की रुचि जगाती हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कहानी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, वाइगोत्स्की महोदय ने भाषा विकास का कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया, व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक, संज्ञानवादी? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको पता ही होगा, कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज सांस्कृतिक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? समाज सांस्कृतिक। उनके अनुसार भाषा विकास सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन और सांस्कृतिक परिवेश के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, समाज सांस्कृतिक। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, एक प्रभावी भाषा शिक्षक बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर याद करवाएगा, पाठ्य वस्तु के साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करेगा, केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को प्रयोग करते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण करेगा, या फिर पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक पर निर्भर करेगा? तो आपको बताना है एक प्रभावी भाषा शिक्षक इनमें से क्या करेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, पाठ्य वस्तु के साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करेगा, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल पाठ्य पुस्तक, तो ये गलत हो जाएगा। पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक पर निर्भर, ये भी गलत हो जाएगा।
बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों को उत्तर याद करवाकर यानी कि रटवाकर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक अच्छा शिक्षक पाठ्य पुस्तक के अलावा बाल साहित्य, मीडिया, टीएलएम, कक्षा के वातावरण और बातचीत के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, पाठ्य वस्तु के साथ अन्य संसाधनों का उपयोग करेगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, पहली कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दशः सुनाएं, बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। तो इसमें सबसे अच्छा विकल्प आपको छांटना है, कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं, क्योंकि ये उनकी रचनात्मकता, आत्मविश्वास और भाषा के प्रति सहज जुड़ाव को बढ़ावा देता है। इससे उनका सुनना और बोलना दोनों कौशल विकसित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा है, लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थी की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति न होने वाली शिक्षण पद्धति को कहा जाता है? प्रत्यक्ष पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, द्विभाषिक पद्धति या फिर स्थिति परक पद्धति? आपको बताना है ऐसी कौन सी पद्धति है जिसमें हम मातृभाषा का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष पद्धति यानी कि डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इसमें केवल जो भाषा सीखी जाती है उसी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, उपचारात्मक शिक्षण है शिक्षार्थी के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना, गलत रूप से समझी गई अवधारणाओं को सही करना, कक्षा में सजातीय को बनाए रखना या फिर नई भाषा गतिविधि से परिचय कराना। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण एक विशेष शिक्षण विधि है जिसका उद्देश्य उन छात्रों की मदद करना है जिन्हें किसी विषय या कौशल सीखने में कठिनाइयां होती हैं, कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना और उन्हें दूर कराना। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण है शिक्षार्थी के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा है, सीखने की वो अक्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वचन करने और अक्षरों, शब्दों एवं संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करती है? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया या फिर डिस्प्रैक्सिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया सीखने संबंधी विकार है जो पढ़ने, निर्वचन करने, अक्षरों, शब्दों और संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करती है। ठीक है, और बात करें डिसकैलकुलिया की, तो यह भी सीखने संबंधी विकार है जो संख्याओं और गणित को समझने की क्षमता को प्रभावित करती है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है? कक्षा में प्रदर्शित चार्ट्स, पोस्टर्स, कक्षा के प्रदत्त कार्य या फिर परिवेश में साइन बोर्ड्स, प्ले कार्ड्स, लेवल्स, रैपर्स आदि, या फिर कक्षा पुस्तकालय की अलमारियों में रखी हुई पुस्तकें, या फिर ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि? तो आपको इसमें बताना है कौन सी भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कक्षा में प्रदर्शित चार्ट्स, पोस्टर्स, कक्षा के प्रदत्त कार्य। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सभी मुद्रित सामग्री बच्चों को भाषा सिखाने के लिए आसपास के वातावरण से जोड़ने में मदद करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है परिवेश में, तो आपसे कक्षा में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा है, ये अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चों को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। संरचना अधिगम, मौखिक अधिगम, अवधारणा अधिगम या फिर गत्यात्मक कौशल अधिगम? तो आपको बताना है अधिगम का ऐसा कौन सा प्रकार है जिसमें बच्चों को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवधारणा अधिगम। कौन सा हो जाएगा? अवधारणा अधिगम। ये एक प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं जैसे बुद्धि या तर्क करना, अवधारणाओं और सिद्धांतों और संबंधों को समझने में और सीखने में मदद की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, अवधारणा अधिगम। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में
आपसे पूछा है भाषा कौशलों का सही क्रम क्या है? पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या फिर लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, या फिर बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भाषा कौशलों का सही क्रम होगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा कौशलों का सही क्रम है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा है टीएलएम का क्या लाभ है? समय की बर्बादी है, रटंत बढ़ाना है, रुचि व सहभागिता बढ़ाना है, या कक्षा में शोर बढ़ाना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रुचि व सहभागिता बढ़ाना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीएलएम का मुख्य उद्देश्य अधिगम प्रक्रिया को सरल, प्रभावी, आकर्षक और रुचिपूर्ण बनाना है। बात करें अगले प्रश्न की, यानी कि दोस्तों आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा है भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता है। प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा अधिगम में कोई लेना देना नहीं है। प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है, या फिर प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग अलग हैं। तो आपको बताना है भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। प्रथम भाषा यानी कि मातृभाषा का जो ज्ञान होता है वो द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है, क्योंकि दोस्तों प्रथम भाषा का जो ज्ञान होता है वो द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित इसलिए करता है क्योंकि प्रथम भाषा का ज्ञान दूसरी भाषा के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, जिससे छात्र नई भाषा की बारीकियां आसानी से और तेजी से समझते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने 15 प्रश्न सॉल्व किए हैं। 15 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।